सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिलीप है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश बड़े शान और शौकत से की थी। मेरे बाप की कपड़े की फैक्ट्री थी। वहाँ पर कई मशीनें लगी हुई थी, जैसे कपड़ों के सूटों में गले कढ़ाई करना, कपड़े की कटिंग करके थोक के रेट में बेचा करते थे और इससे मुनाफा होने वाला दिन दुगनी रात चौगनी हो रही थी। हमारा परिवार मिडिल क्लास में ही था, ज़्यादा हाई फाई नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि हम कुछ दिनों में ही हाई सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएंगे। जब से मैंने होश संभाला था, मैंने अपने बाप को यही काम करते हुए देखा था। उनका ये काम कोई इतना हाई फाई तो नहीं था, लेकिन उनके इस काम में एक बात ऐसी थी जो मेरे और मेरी माँ के लिए बड़ी शक पैदा कर देती थी। असल में मेरा बाप अपना माल हफ्ते के 3 दिन अपने ही शहर में थोक की रेट में बेचा करते थे। बाकी 3 दिन किसी दूसरे शहर में जाकर बेचा करते थे, इसलिए उन्हें हफ्ते के 3 दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। मगर वे छुट्टी का दिन भी हमारे साथ ही बिताया करते थे। कई दफ़ा मैंने और मेरी माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, अपने शहर में ही काम किया करें, बाहर ना जाया करें, मगर वे हमारी बातों को नहीं सुनते थे और हमारी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देते थे। एक दिन जब पापा अपना माल लेकर दूसरे शहर जाने के लिए घर से निकल गए, तो मैंने पापा से कहा, पापा, अपना माल इसी शहर में अच्छे दामों पर बिक जाता है, तो आप बाहर बेचने के लिए दूसरे शहर क्यों जाते हैं, जिनकी वजह से आपको 3 दिन हमसे दूर भी रहना पड़ता है। देखो बेटा, मैं आप लोगों से दूर मैं अपनी मर्जी से नहीं रहता और ना ही मेरे साथ कोई रोजी रोटी की समस्या है, बल्कि मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मुझे ये सब कुछ करवा रही है। कैसी मजबूरी पापा? मैंने पापा की बात खत्म होते ही पूछा। छोड़ो बेटा, तुम अभी नहीं समझोगे, टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा। पापा ने कहा, अपना माल उठाया और घर से बाहर निकल गए और मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया कि उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उनसे ये सब कुछ करवा रही है। फिलहाल वक्त यूं ही बीत रहा था। पापा रोज की तरह हफ्ते के 3 दिन अपने शहर से बाहर ही बिताते थे। यहाँ तक कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली थी। मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई थी। साथ ही साथ मैं तरक्की करता हुआ उस कंपनी का बहुत बड़ा अफसर बन गया था। मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। मैंने एक अच्छी सोसाइटी में अपना मकान खरीद लिया। अपने माँ बाप को लेकर उस मकान में शिफ्ट हो गया था। मेरी नौकरी के करीब 6 साल बाद मेरे माँ बाप ने एक तारा नाम की लड़की से मेरी शादी कर दी। तारा एक अच्छी लड़की थी, मेरा और मेरे माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखती थी। इस तरह हर तरफ से मेरा घर एक स्वर्ग की तरह हो गया था। एक दिन जब मैं और मम्मी और तारा दोपहर के खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे, तो मैं अपने माँ से बात करते हुए कहा, पापा, अब आप ये काम छोड़ दो और आराम से घर पर बैठो। आपको अब आराम की ज़रूरत है। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे काम करना होगा। मेरे बाप ने जवाब दिया, चलो ठीक है, मगर अब आप काम सिर्फ अपने शहर में ही किया करो और दूसरे शहर न जाया करो। मैंने पापा के जवाब पर फौरन कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात को रद्द करते हुए कहा, देखो बेटा, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार बताया था कि मुझसे ये काम मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी करवा रही है। क्या मजबूरी है, मुझे बताइए तो सही। मैंने पापा का बात काटते हुए कहा। पापा मेरी बात का जवाब देने के बजाय मेरी माँ को साथ लिए और उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाया और शहर की तरफ चले गए। और जब भी शहर से कोई सामान खरीदने जाते तो मम्मी को साथ लेकर जाते थे। इसलिए आज भी उन्होंने ऐसा ही किया था। वक्त भी इंसान के साथ क्या क्या खेल खेल लेती है, क्योंकि आदमी नहीं जानता उसकी ज़िंदगी में आने वाला अगला पल उसके लिए खुशियाँ लाएगा या फिर गम। उस दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे बाप को घर से गए अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि मेरे किसी जानने वाले ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मेरे बाप के साथ एक हादसा हो गया है और वे दोनों उस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये खबर सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जल्दी से उस जगह पर पहुंचा जब तक मेरे माँ बाप दोनों ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। मैंने एक एम्बुलेंस में डाला और घर ले आया। मैंने उनकी अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम करके उन्हें अपने शहर के एक जाने माने शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। मम्मी पापा के मरने के बाद में मैं और मेरी पत्नी तारा बहुत उदास रहने लगे थे। फिर हमारे साथ कुदरत का एक और हादसा समझते हुए अपने आप पर काबू पाना शुरू कर दिया। इस हादसे में मुझसे ज़्यादा मेरी पत्नी के दिमाग को असर किया था और वह ज़्यादातर बीमार रहने लगी थी। इस बीच मैंने महसूस किया कि तारा अब किसी काम की भी नहीं रही। वह घर के कामकाज कर सके, उसके लिए घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी रखने का फैसला कर लिया।
मेरे घर से 2 गलियां छोड़कर एक घर में एक नौकरानी काम किया करती थी। जब मैंने उसे अपने घर के काम करने के लिए कहा, तो उसने माफ़ी करते हुए कहा, साहब जी, मैं आपके घर का काम करने के लिए नहीं आ सकती, मगर मेरे पास एक औरत है जो किसी दूसरे शहर से अपनी किस्मत से धक्के खाए हुए मेरे पास आई हुई है। साहब जी, वह बहुत ही गरीब और बेसहारा औरत है। अगर आप उसे अपने घर में रहने के लिए दें, तो वह आपके घर के सारे काम कर देगी। ठीक है, तुम उस औरत को मेरे घर भेज देना, मैं उसे रहने के लिए कमरा भी दे दूंगा। ठीक है साहब जी, उस औरत ने ये कहा और अपने घर के अंदर चली गई। अगले दिन वह नौकरानी एक औरत को लेकर मेरे घर पहुंच गई। तारा ने उसे घर का सारा काम समझा दिया था और उसे रहने के लिए कमरा भी दे दिया था। वह औरत हमारी सोच से भी ज़्यादा शरीफ और मोहब्बत करने वाली साबित हुई थी। उसने आते ही सारा घर का काम बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं और तारा उस औरत की मेहनत और समझदारी से उसने हम दोनों का दिल जीत लिया था। अब हमें किसी भी जगह शॉपिंग के लिए बिना परेशानी के बगैर अपना सारा घर सविता के जिम्मेदारी पर छोड़कर कहीं भी चले जाते थे और उस औरत के होते हुए हमारे घर का कोई भी चीज़ कभी इधर उधर नहीं होता था। फिर एक दिन मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मेरे सारे दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। उस दिन मुझे दफ्तर से घर आते हुए बड़ी देर हो गई थी। घर आकर जब मैंने अपने कमरे में झांका, तो मैंने देखा कि तारा गहरी नींद सो गई थी। मैंने उसे उठाना अच्छा नहीं समझा और मैंने नौकरानी को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ चला गया। जब मैं उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तो मुझे अंदर से किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैं दरवाजे के करीब गया तो रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर खड़ा सोचता रहा, लेकिन फिर मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर मैंने देखा वह नौकरानी एक तस्वीर को अपने सीने से लगाए हुए बहुत रो रही थी। जब उसने अचानक मुझे अपने सामने देखा, तो घबराकर खड़ी हो गई और उस घबराहट के चलते उसके हाथ से वह तस्वीर नीचे गिर पड़ी। जब तक वह तस्वीर उठाती उस तस्वीर को देखने लगा, जैसे ही मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी तो मेरी अकल बिल्कुल दंग रह गई थी। उस हैरत में कभी मैं तस्वीर को देखूं, कभी उस औरत को। मैं अपनी हैरत पर काबू पाते हुए तस्वीर नौकरानी के पास रख दी और पूछा, ये किसकी तस्वीर है? तो उस नौकरानी ने कहा, ये मेरे माँ बाप की तस्वीर है। नौकरानी की ये जवाब सुनकर मेरी हैरानी ख़त्म होने के बजाय और बढ़ना शुरू हो गई और मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मगर मैंने अपने आंसुओं पर काबू पाया और फिर उससे सवाल कर डाला, अब ये कहाँ है? ये सवाल सुनकर वह नौकरानी फिर से रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, साहब जी, वह हफ्ते के 3 दिन हमारे साथ रहते थे और बाकी के दिन वह किसी और शहर में, उनकी फैक्ट्री थी, वहाँ पर जाकर काम करते थे, इसलिए उन्हें वहीं रहना पड़ता था। मगर आज से कुछ महीने पहले वह काम पर दूसरे शहर गए थे, मगर फिर लौट कर नहीं आए। नौकरानी के दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैं सब्र से काम लेते हुए उससे पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? साहब जी, कुछ साल पहले हमारे इलाके में डेंगू से काफ़ी लोग परेशान थे और मेरी मम्मी भी उसका शिकार होकर मम्मी भी इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई थी। फिर तुम दूसरे शहर से यहाँ कैसे पहुँची? मैंने उससे पूछा। मेरी माँ के मरने के बाद मैं घर में अकेली रह गई थी, जबकि वह घर भी किराया के था, जिसका किराया मेरे पापा के मेहनत मजदूरी करके लाते थे तो किराया भरा जाता था। इसलिए माँ के मरने और बाप के गुम होने के बाद किराया न भर सकती थी, तो घर के मकान मालिक ने मुझे धक्के देकर उस घर से बाहर निकाल दिया था। मैं एक पार्क में अकेली बैठी रो रही थी, क्योंकि मेरा कोई भी ठिकाना तो नहीं था। मैं ये सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? उस नौकरानी ने, जिसने मुझे आपके घर भेजा है, मुझे रोते हुए देखा था तो मेरे पास आई और जब उसने मेरी दर्द भरी कहानी सुनी तो मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ शहर लेकर आ गई। किस्मत के धोखे खाते खाते मैं आपकी दहलीज तक पहुंची हूँ और यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करते हुए एक बार फिर सिसकियाँ भरने लगी। नौकरानी की उस दर्दनाक कहानी ने मेरे अंदर एक हलचल सी मचा दी थी और उसकी दास्तान मेरे दिमाग के सारे नसें खोल कर रख दी थी। अब मैं समझ गया था कि मेरा बाप 3 दिन शहर से बाहर क्यों रहता था और मेरे पूछने पर काम क्यों न बताया था। मुझे और मेरी माँ को इस बात का पता न चले। अभी मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि नौकरानी की सिसकियों की आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने उसे देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सविता। उसने जवाब दिया, सविता, अब तुम रोना बंद करो और आराम से सो जाओ। ये कहकर मैं नौकरानी के कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गया।
तारा भी अभी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं किया और अपने बिस्तर पर चुप से लेटा रहा। उस रात मैं सारी रात ना सो सका, सविता के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब सुबह मैं तैयार होकर दफ्तर जाने लगा था कि सविता की आवाज़ पर मेरे कदम रुक गए थे। साहब जी, दीदी अभी सो रही हैं। मैंने आपका नाश्ता तैयार करके मेज़ पर लगा दिया है। आप आराम से नाश्ता कर लीजिए और दफ्तर जाइए। और मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं। उसकी आवाज़ पर मैं वापस मुड़ा था और नाश्ता किया और जाते हुए मैंने सविता के चेहरे की तरफ देखा और फिर मैं सविता का धन्यवाद किया और दफ्तर चला गया। अब सविता का रोज का ऐसा ही रूटीन बन चुका था। वह सुबह मुझे दफ्तर के लिए तैयार कर, मेरे टिफ़िन में नाश्ता तैयार कर मुझे नाश्ता करवा देती, मेरा बैग मेरे हवाले कर मुझे बहुत सी दुआएं देती और मुझे दफ्तर भेज देती। और दफ्तर से वापसी पर भी मेरी हर चीज़ बड़े प्यार से अपनी जगह पर रख देती और मुझे खाना देकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। मैं भी अब सविता पर बहुत इज्जत करने लगा था। अब मैं बाहर से जो भी चीज़ तारा के लिए लेकर आता वही सविता के लिए भी लेकर आता था और ये सब सविता के लिए इसलिए करता था। सविता न सिर्फ मेरी देखभाल करती थी बल्कि वह तारा की भी बड़ी सेवा करती थी और तारा के खाने पीने, उठने बैठने, दवाई का भी बहुत ख्याल रखा करती थी। और उसकी खुददारी की वजह से तारा बहुत जल्दी पूरी तरह सेहतमंद हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी सविता ने मेरी देखभाल में कोई कमी न रखी थी और मैं भी उसके लिए वैसे ही ज़रूरत के सारे सामान उसके लिए लेकर आता था और उसका ख्याल रखता था। किसी ने सच ही कहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तारा जब बिल्कुल ठीक हो गई थी तो उसकी आंखों में सविता का मेरी सेवा करना और मेरा ध्यान रखना उसे हर चीज़ खटकने लगा था। भगवान ना जाने तारा किस शक में पड़ गई थी। एक दिन जब मैं और तारा रात को खाने की मेज़ पर बैठे थे तो सविता कमरे में दाखिल हुई। उसने मेज़ पर पानी का जग रखा और वापस जाने के लिए मुड़ी तो मैंने कहा, सविता? उसने कहा, जी साहब जी। उसने मुड़कर जवाब दिया। मैंने पूछा, आपने खाना खा लिया है? नहीं, अभी खाना खा लूँगी। ठीक है, अब आप जाकर आराम से खाना खा लो। अच्छा साहब जी। सविता ये कहकर कमरे से बाहर चली गई थी तो तारा ने मुझे अपनी तरफ करते हुए बहुत गुस्से के अंदाज में कहा था, क्या बात है, आजकल नौकरानी की बड़ी इज्जत की जा रही है। मैंने तारा की तरफ देखा। नौकरानी भी तो आखिर एक इंसान है, क्या उसकी इज्जत करना पाप है? नहीं, मगर घर की नौकरानी पर डोरे डालना बड़ी पाप है। तारा की इस बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? मैं असल में ये कहना चाहती हूँ कि अर्जुन, तुम एक समझदार इंसान हो। जब कोई मर्द अपने घर की नौकरानी को रोजाना खाने पीने की चीज़ ला कर दे, नए नए कपड़े ला कर दे, यहाँ तक कि जो भी मेरे लिए लेकर आए वही चीज़ नौकरानी के लिए लेकर आए, इतना मालिक जब अपनी नौकरानी का ख्याल रखे और जब आप कहकर बुलाए तो क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि तुम अपनी नौकरानी पर डोरे डाल रहे हो और उसको पिघलाने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैंने अपनी बीमारी की हालत में नहीं देखा ये नौकरानी तुम्हारे कितने करीब आ गई है? यहाँ तक कि दफ्तर के लिए वही तुम्हें तैयार करती रही, वापसी पर तुम्हारी हर चीज़ के लिए वह फिरती रहती है और तुम्हारी हर चीज़ अपनी जगह पर रखती रहती है। देखो तारा, अब तुम हद से ज़्यादा आगे बढ़ रही हो। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम अपने दिमाग से इतनी फालतू वाहियात चीज़ भी कैसे सोच सकती हो? दिलीप, ये मेरा शक नहीं है बल्कि यकीन है। तुम नौकरानी को रिझाने की कोशिश कर रहे हो, वह भी तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंसती जा रही है। तुम चुप हो जाओ तारा, अब इसके आगे एक शब्द भी मत कहना, वरना फिर मैं अपनी बात अधूरी छोड़कर उठा और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह में उठा और तैयार हुए बगैर, नाश्ता किए बगैर दफ्तर चला गया। दफ्तर में सारा दिन तारा के शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगे थे और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं सविता को सारा मामला तारा को सामने खोलकर रख दूंगा ताकि ये शक की चिंगारें हमारे आशियाने को जलाकर राख ना कर दे। दफ्तर से छुट्टी के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सविता को आवाज़ दी, मगर सविता ना आई। शायद वह किसी काम से बाहर गई होगी। ये सोचकर मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे कमरे में तारा एक कुर्सी पर बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी। न जाने मैगज़ीन में कोई कहानी पढ़ रही थी या उसका चेहरा जलते हुए अंगार की तरह सुलग रहा था। और तारा से बात करते हुए कहा, सविता कहाँ है? तारा ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि चली गई। वह कहाँ गई? कब तक वापस आएगी? मैंने पूछा तो उसने कहा, वह हमेशा के लिए चली गई है, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। मगर मैंने सख्त शब्दों में पूछा था, मैंने खुद से यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दिया है। तुमने क्या किया तारा?
क्या तुम्हें उसे घर से निकालते हुए ये ख्याल नहीं आया उस गरीब लाचार शरीफ औरत पर क्या बीतेगी? वे बेचारी इस अजनबी शहर में कहाँ धक्के खाती फिरेगी? वह कहते हुए मैंने अपना सर पकड़कर मेज पर बैठ गया। देखा दीपक, मेरे सामने इतनी मासूम बनने की कोशिश ना करो। जिस औरत के लिए तुम गरीब, मिस्कीन, लाचार जैसे शब्द इस्तेमाल करके मेरे दिल को तड़पाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके लिए ये शब्द अच्छा नहीं है, बल्कि ऐसे बेहया बेशरम औरत के लिए रखेल जैसा शब्द अच्छा होगा। तुमने उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बना रखा था, इसलिए तुम उसे बेचारी लाचार कह रहे हो। बेचारी को अपनी रखेल कहो। जैसे ही ये शब्द मेरी कानों से टकराए थे, अपने आपे से बाहर हो गया था। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि तारा साथ रखे हुए कुर्सी पर से नीचे गिर गई थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने तारा को कंधों से दबाते हुए बैठे रहने दिया उसी जगह पर। मेरी बात गौर से सुनो। तुम जिस औरत को मेरी रखेल कह रही हो ना, वह हकीकत में मेरी सौतेली बहन है। मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी करने से पहले किसी और शहर में किसी दूसरी औरत से शादी कर रखी थी और मेरे बाप की उस पत्नी से सविता पैदा हुई थी। ये मेरी बड़ी बहन लगती है, मगर हालात ने इस बेचारी पर ऐसे जुल्म ढाए कि वह अपने ही भाई के घर में नौकरानी बनकर अपनी ज़िंदगी बिता रही है। उन दिनों जब तुम बीमार थी, तब मैंने घर के कामकाज के लिए जगह जगह नौकरानी तलाश कर रहा था। अपने घर की दूसरी गली में जो नौकरानी काम कर रही थी, उसने मुझे इससे मिलवाया और उसी ने उसको यहाँ पर भेजा है। जब एक दिन ये रो रही थी, इसके हाथ में मैंने अपने बाप की तस्वीर देखी थी और मेरे बाप को अपना बाप बता रही थी। जब मुझे पता चला सविता हकीकत में मेरी बड़ी बहन है, तो मैंने उसे अपनी हकीकत बताने के बजाय उस पर अपना रवैया बदल लिया, जिसे तुम जैसी बेशरम औरत ने न जाने किस किस का शब्द दे दिया। अब तुम खुद ही फैसला करो कि उसमें मेरा और सविता का क्या कसूर है। तारा को इस मामले की हकीकत का जब पता चला, तो वह बहुत शर्मिंदा हुई और वहीं उठी और उसने मेरे पैरों पर हाथ लगाते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। दीपक, अनजाने में मैं एक बहुत बड़े गुनाह की भागीदारी हो गई हूँ, लेकिन मैं उस गुनाह के पश्चाताप में सविता को ढूंढकर वापस घर में लेकर आऊँगी। वह तारा ने शहर का कोना कोना छान मारा। हमें सविता कहीं नहीं मिली। आखिरकार हम दोनों थक हार कर बैठ गए। यूं ही टाइम बीतता जा रहा था। आखिरकार एक दिन भगवान ने तारा को एक चांद सी बेटी दे दी। बेटी पैदा होने के बाद मेरा और तारा का दोनों का दिल इस तरह बहलने लगा। एक दिन तारा ने मुझसे कहा, देखो दीपक, मैंने पीर बाबा के दरबार में मन्नत मांगी थी, जब मुझे भगवान कुछ बच्चा देगा तो मैं पीर बाबा के दरबार में खैरात बांटूंगी। मैंने तारा की बात को मानते हुए अपनी बच्ची समेत लेकर बाबा के दरबार में पहुंच गए। मैंने गाड़ी से सामान उतार कर दरबार में बैठे हुए फकीरों को एक एक करके खैरात बांटने लगा। जब मैंने सब खैरात दे चुका था, तो देखा कि एक औरत उन फकीरों से थोड़ी सी दूरी पर अपने सर पर कपड़ा डाले मुंह नीचे किए बैठी हुई थी। मैंने एक लिफाफा लिया और उस औरत के पास पहुंच गया। उसके पास पहुंचकर मैंने कहा, ये लो। उस औरत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए जब अपना सर उठाया, तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। असल में वह सविता थी। सविता को दोनों बाजू से पकड़कर उसे खड़ा करके कहा, सविता, तुम यहाँ। उसने मुझे गौर से देखा और बोली, साहब जी, आप यहाँ? तारा ने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। फिर मैंने सविता से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँची? साहब जी, जब मुझे दीदी ने घर से निकाला था, तो मैं सीधा उसी नौकरानी के घर गई थी जो मुझे आपके घर छोड़कर आई थी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला सारे घर वाले अपनी नौकरानी समेत कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं और उनके घर पर ताला लगा हुआ था। मैं मायूस होकर चलती चलती इस दरबार में आ गई और थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ बैठ गई। और यहाँ भी बहुत सी औरतें बैठी हुई थी। मैंने अपने आप को यहाँ महफूज समझा और सोचा, जब तक मेरी साथ वाली नौकरानी वापस नहीं आ जाती, मैं यहीं रहूँगी। यहाँ मुझे खाने के लिए लंगर भी मिल जाता था और सोने के लिए जगह भी मिल जाती थी। सविता ने अपनी बात पूरी की तो मैंने सविता से कहा, सविता, तुम जानती हो मैं कौन हूँ और तुम मेरी क्या लगती हो? जी साहब जी, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपकी नौकरानी हूँ। सविता ने जवाब दिया, नहीं सविता। फिर मैं अपनी जेब से एक तस्वीर निकालकर सविता को दिखाते हुए कहा, सविता, इसे जानती हो? सविता ने तस्वीर देखी और मुझसे लेकर तस्वीर को चूमने लगी। साहब जी, ये मेरे पापा की तस्वीर है। यह आपके पास कैसे? तस्वीर मेरे पास क्यों है? मैंने कहाँ से ली? तो सुनो, मैं इस आदमी का बेटा हूँ और तुम्हारा भाई हूँ। जब सविता ने ये बात सुनी तो हैरत से मुझे देखने लगी। सविता, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम मेरी बड़ी बहन हो, मेरी माँ हो।
जब सविता को पता चला कि मैं उसका भाई हूँ तो उसने मुझे अपने गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने थोड़ा पीछे हटते हुए मुझे अपने बाप के बारे में पूछा तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर वह ज़्यादा रोने लगी थी। इतने में तारा भी अपनी बच्ची को उठाकर वहाँ से चली आई थी। देखा तारा, मुझे मेरी बहन और मेरी माँ दोबारा मिल गई है। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ हाँ दीपक, अब हम सविता को कहीं भी नहीं जाने देंगे, बल्कि अपने पास रखेंगे। फिर मैं सविता को बाजू से पकड़ा और चलने के लिए कहा तो सविता कहने लगी, नहीं भाई, मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके घर में रह सकूँ। देखो सविता, मेरा घर नहीं है, मेरे माँ बाप का घर है और तुम अपने माँ पापा के घर रहना नहीं चाहोगी। जब तारा ने महसूस किया कि सविता उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, वह भी आगे बढ़ी और बच्ची को मुझे पकड़ाते हुए सविता के पांव पर हाथ रखते हुए कहने लगी, देखो सविता दीदी, आप अपनी भाभी को माफ़ नहीं करोगी। नहीं नहीं, मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है, ये तो मेरी किस्मत है, ऐसी ज़िंदगी बिताना लिखा है। आप दोनों जाइए, मेरी दुआएं हमेशा आपके लिए आपके साथ ही रहेगी। नहीं, अब हम आपके यहाँ से अपने साथ लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। फिर तारा ने बच्ची मुझसे लेकर सविता की झोली में डालकर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत बदतमीजी की थी और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए, मगर आपकी भतीजी आज आपको मनाने आई है। दीदी, हमारे कहने पर ना सही, मगर अपने इस मासूम भतीजी के कहने पर मान जाइए। फिर तारा ने बच्ची को मुझसे लेकर सविता की झोली में डाल दी थी। मेरी अपनी बेटी है और दुनिया की कोई भी माँ अपनी बेटी का कहना रद्द नहीं करती। मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी। फिर हमने सविता को साथ लिया और अपने घर आ गए। हमने अपने घर का एक कमरा सविता को दे दिया और हमारा टाइम हंसी खुशी बीतने लगा था। फिर भगवान ने मुझे और तारा को 2 बेटे और दे दिए। अब मेरे दोनों बेटे और दोनों बेटियां सविता को दादी बुआ कहती हैं और सविता मेरे बच्चों पर जान निछावर करती है। अब वो मेरे बच्चों के साथ हंसती रहती है और खुश रहती है और हम सब हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, बिना जाने किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उस बात की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। क्या पता वह बहुत मजबूरी में की जा रही हो, इसलिए किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।